Now moving towards the topoisomerase. So a DNA topoisomerase can be viewed as a reversible nuclease that itself covalently to a DNA backbone phosphate. तो एक डीएनए टोपो आइसोमरेज हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो एक रिवर्सिबल न्यूक्लियेसेस होता है जो कि कोवलेंटली यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना के डीएनए की बैकबोन यानी कि डीएनए की बैकबोन होती है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और अटैच होता है, thereby breaking a phosphodiester bond in a DNA strand। और इस तरीके से वो उसके साथ अटैच होके उस डीएनए बैकबोन के साथ अटैच होके क्या करता है, उसका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है डीएनए का उसको ब्रेक कर देता है। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रीफॉर्म्स एज द प्रोटीन लीव्स। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि जैसे ही इस टोपो आइसोमरेज ने उस जो फॉस्फेट बैकबोन है उसको छोड़ा, वैसे ही जैसे वो छोड़ता है उसी वैसे ही वो क्या बना लेते हैं, वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसीलिए ये एक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो वन टाइप ऑफ टोपो आइसोमरेज कॉल्ड टाइप 1 टोपो 1 जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें भी टोपोमरेज के कुछ टाइप्स हैं। जो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं वो टोपो आइसोमरेज 1 कर रहे हैं। प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। तो वैन वी आर टॉकिंग अबाउट टोपो आइसोमरेज 1, तो ये जो टोपो आइसोमरेज 1 होता है ये प्रोड्यूस करता है एक सिंगल स्ट्रैंड को, मतलब ट्रांजिस्ट करता है एक सिंगल स्ट्रैंड के ब्रेक को। फिर उसके बाद दिस ब्रेक इन फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन अलाउज द 2 सेक्शंस ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब ये जो इसने एक स्ट्रैंड को ब्रेक किया, तो एक स्ट्रैंड को ब्रेक करने के बाद ये क्या करता है, उसकी जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उसके 2 सेक्शंस हो जाते हैं डीएनए हेलिक्स के, ऑन आइदर साइड ऑफ द नेक टू रोटेट फ्रीली relative to each other using the phosphodiester bond in the strand opposite the neck as a sieve point। तो अभी इसने क्या किया, उस को ब्रेक करके 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया डीएनए हेलिक्स के। और हर साइड के पास एक वो होता है कि इट कैन फ्रीली रोटेट रिलेटिव टू अदर। सो यूजिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द स्ट्रैंड अपोजिट द नेक एज अ सीव पॉइंट। तो वो एक सीव का पॉइंट होता है, सीव पॉइंट होता है कि वहाँ से फिर वो मतलब वो अलग हुआ है। एनी टेंशन इन डीएनए हेलिक्स विल डिराइव दिस रोटेशन इन द डायरेक्शन दैट रिलीव्स द टेंशन। तो अब जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन इफ़ जो डीएनए है उसमें कहीं पे टेंशन आ रही है, यानी कि जब वो खुल रहा है डीएनए तो कहीं पे उसमें कॉइलिंग हो रही है या फिर कहीं पे टेंशन आ रही है, तो ये क्या करता है, वो उस टेंशन को रिलीव करता है। यानी कि वहाँ पे फिर वो क्या करेगा, एक क्लीव वो कर लेगा। बिकॉज द कोवलेंट लिंकेज दैट ज्वाइंस द डीएनए टोपो आइसोमरेज प्रोटीन टू अ डीएनए फॉस्फेट रिटेन्स द एनर्जी ऑफ द क्लीव्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये जो कोवलेंट लिंकेज हो रहा है टोपो आइसोमरेज और उनके बीच में, ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को रिटेन कर रहा है उसके क्लीव में। रिसीलिंग इज़ रैपिड एंड डज नॉट रिक्वायर एडिशनल एनर्जी इनपुट। उनका वापस से अटैच होना जो होता है वो एक रैपिड प्रोसेस होती है और उसमें कोई भी एडिशनल एनर्जी नहीं लगती है। सो टोपो 1 फ्रॉम ई कोलाई एक्ट एज नेगेटिव बट नॉट पॉजिटिव सुपर कॉइल। तो ये जो टोपो 1 होता है जो ई कोलाई में प्रेजेंट है, ये एक नेगेटिव की तरह से काम करता है, ना कि पॉजिटिव की तरीके से सुपर कॉइलिंग में, बिकॉज इट इज़ opening it. The second type of DNA topoisomerase type 2 topoisomerase forms a covalent linkage to both strands of the DNA helix at the same time। तो ये जो टोपोआइसोमरेज सेकंड होता है ये क्या करता है, ये कोवलेंट लिंकेज बनाता है दोनों ही स्ट्रैंड से। जो डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स उन दोनों के साथ क्या बनाएगा,
कोवलेंट लिंकेज बनाएगा, और जबकि टोपो 1 क्या कर रहा था, सिर्फ एक स्ट्रैंड के साथ क्लीव कर रहा था। सो मेकिंग अ ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन द हेलिक्स। तो इसमें क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए के ब्रेक होते हैं और 2 स्ट्रैंड हेलिक्स के टूटते हैं, और उसमें सिर्फ एक। सो दिस टाइप ऑफ second topoisomerase, topo second, to be described was isolated from E. coli। तो ये जो सेकेंड टाइप का टोपोआइसोमरेज है, इसको हमने पहले ही उससे ई कोलाई से अलग कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, एंड वी कॉल इट एज डीएनए गायरेज। सो इन प्रोकैरियोट्स टाइप सेकेंड चेंजेस द पॉजिटिव सुपर कोयल इनटू अ नेगेटिव सुपर कोयल और इंक्रीजेज द नंबर ऑफ नेगेटिव सुपर कोयल बाय 2। तो टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइल को नेगेटिव सुपर कॉइल में कन्वर्ट करता है, या फिर उसको जो नेगेटिव सुपर कॉइल होता है उनको इंक्रीज कर देता है 2 से, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। And these enzymes are activated by the site of chromosomes where two double helix cross over each other। तो ये जो एंजाइम है, जब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की साइड्स में, तो ये जो डबल हेलिक्स है, ये क्या कर रहा है, ये क्रॉस हो रहा है एक दूसरे के साथ। वंस अ टोपोआइसोमरेज सेकेंड molecule binds to such a crossing site, the protein using ATP hydrolysis to perform the following reactions efficiently। तो एक बार ये जो टोपोआइसोमरेज सेकेंड है, उसने मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर लिया, तो इस तरीके के क्रॉसिंग साइट्स को क्या कहते हैं हम, कि जो प्रोटीन है उसकी एटीपी क्या हो रही है, हाइड्रोलाइज हो रही है, और वो डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शंस को क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो वो जो डिफरेंट सेट्स हैं रिएक्शंस के जो वो परफॉर्म कर रही है वो क्या है, तो पहला इसमें है कि इट ब्रेक्स वन डबल हेलिक्स रिवर्सिबली टू क्रिएट अ डीएनए गेट। तो जब टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज या टोपो 1 जब इनसे अटैच हो रहा है इन साइट से, तो ये क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं इसमें। सबसे पहले तो क्या होता है कि डबल हेलिक्स जो होता है वो ब्रेक होता है, और क्या बनाता है, एक डीएनए गेट बनाता है। उसके बाद इट कॉजेज द सेकेंड नियर बाई डबल हेलिक्स टू पास थ्रू दिस ब्रेक। और फिर ये क्या करता है कि ये जो दूसरा डीएनए है, हेलिक्स है, उसको ये अलाउ करता है कि वो इस ब्रेक से पास हो, यानी कि अंदर आ जाए। इज देन रिसील द ब्रेक एंड डिसोसिएट फ्रॉम द डीएनए। और फिर जैसे ही दूसरा वाला इसके अंदर एंटर हुआ, ये क्या करेगा, उससे हट जाएगा और डिसोसिएट हो जाएगा, और जो डीएनए है वो वापस से रिसील हो जाएगा खुद से। सो ऑल टाइप सेकेंड टोपोआइसोमरेज ऑल्सो कैटेलाइज कैटिनेशन एंड डीकैटिनेशन। तो कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो एलिमेंट होता है वो खुद ही के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और डीकैटिनेशन मतलब उन बॉन्ड्स का ब्रेकेज होना। तो टाइप सेकेंड जो टोपोआइसोमरेज है, ये मतलब कैटेलाइज करता है कि ये कैटिनेशन को भी और डीकैटिनेशन को भी, जो डीएनए है उसके खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और फिर वापस डिटैच होने की टेंडेंसी, that is linking and unlinking of two different DNA duplexes। मतलब कि जो दो डिफरेंट डीएनए डुप्लेक्सेस हैं उनकी लिंकिंग और डीलिंकिंग। सो नेलिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लोरेक्सिन, novobiosine binds to E. coli DNA gyrase and inhibits its action and hence DNA replication। तो जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि किप्रोफ्लोक्सासिन, नेलिडिक्सिन, या फिर ये जो नाम दिए हुए हैं नोवोबायोक्सिन, ये क्या करते हैं, ये बाइंड होते हैं डीएनए गायरेज के साथ और क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इसका एक्शन, और इसीलिए फिर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो पाता है। मतलब इसीलिए फिर मतलब और टाइम पे ये इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ताकि डीएनए गायरेज तभी काम करे जब हमें उसकी ज़रूरत हो, उसके अलावा नहीं। सो नोवोबायोसिन ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू गायरेज। तो ये क्या करता है कि एटीपी की गायरेज के साथ बाइंडिंग को रोकता है, और
बाकी के जो नेलिडिक्सिन एसिड है और किप्रोफ्लक्सासिन है, ये क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं और जो ब्रेकेज है उसको क्या करते हैं, रिजॉइन करते हैं डीएनए चेन में। तो यहाँ पर ये एक्शन ऑफ द टू टाइप ऑफ topoisomerase. Type 1 topoisomerase break one strand of DNA and pass the other strand through the break, remove one supercoil at a time. And type 2 topoisomerase break both strand and pass another part of the same DNA through the break, introducing or removing two supercoils at a time. तो ये डीएनए सुपर कॉइल है। इसका टाइप 1 क्या है कि ये इसने स्ट्रैंड ब्रेक किया और ये क्या हो गया, वन स्ट्रैंड पासेस एंड रिलीजेस। और दूसरे में क्या है कि मतलब एक जो स्ट्रैंड है इसमें सिर्फ ये टूटा जो पहला टाइप का है उसमें, और फिर ये खुल गया इस तरीके से। इस वाले में क्या हो रहा है, दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फिर ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से सुपर कॉइल खुल रही है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज some viruses like SV40 are closed circular DNA carrying nucleosomes. If the SV40 virus is treated with a topoisomerase and the histone is then removed, it is found to still be supercoiled. However, if stones are removed before topoisomerase treatment, the DNA is relaxed. Explain. तो इसमें एक हमने वायरस लिया है जिसका नाम SV40 है और इसके पास क्या है, मतलब ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम में इनक्लोज्ड है, सर्कुलर डीएनए। अब जब हमने SV40 जो वायरस है उसको जब हमने उसका ट्रीटमेंट कराया टोपोआइसोमरेज से और हमने हिस्टोन रिमूव कर दिया था, फिर भी हमने ये पाया उसमें कि जो सुपर कॉइल है वो वहाँ पे है, अभी भी है। हाउएवर जबकि जब हमने हिस्टोन्स को रिमूव किया पहले ही, मतलब टोपोआइसोमरेज का ट्रीटमेंट देने से पहले, तो जो डीएनए था वो एक रिलैक्स्ड उसमें था। तो इस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये है कि द डीएनए मेक्स 1.75 लेफ्ट हैंड सुपर हेलिक्स टर्न about each nucleosome. These turns are constrained and cannot be removed while the histones are still present. However, if the stones are first removed, the DNA so produced will have constrained supercoils which can be relaxed by topoisomerase. तो जब ये हम क्या कर रहे हैं, ये 1.75 जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है न्यूक्लियोसोम्स में, जब हम इसका टर्न देखते हैं तो ये कंस्ट्रेंड होता है और हम इसको रिमूव नहीं कर सकते जब इसमें हिस्टोन प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमने पहले ही हिस्टोन्स को रिमूव कर दिया तो जो डीएनए है वो क्या हो रहा है, अनकंस्ट्रेंड सुपर कॉइल हो जा रहा है और इसीलिए वो फिर टोपोआइसोमरेज की रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। The next topic we have is DNA polymerases. An enzyme that can synthesize a new DNA strand on template strand is called DNA polymerase. अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डीएनए को क्या कर दिया, क्लीव कर दिया, उसके स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, उसमें जो कंस्ट्रेंट था उसको हमने रिलैक्स कर दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सिंथेसाइज कर सकता है नया डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए से। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कंटेन मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटीज़। जो दोनों तरीके, यानी कि आइदर इट इज़ एन प्रोकैरियोटिक सेल और अ यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के पास ही क्या होता है, मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ओनली सम ऑफ दीज एंजाइम एक्चुअली अंडरटेक रेप्लिकेशन।
और इनमें से सिर्फ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेप्लिकेशन को अंडरगो करते हैं. समटाइम्स दे आर कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेसेस. तो जो एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं उनको हम डीएनए रेप्लिकेसेस कहते हैं. द अदर्स आर इन्वॉल्व इन सब्सिडरी रोल्स इन रेप्लिकेशन और पार्टिसिपेट इन रिपेयर सिंथेसिस. और इसके अलावा बाकी के जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो या तो रेप्लिकेशन की कुछ सब्सिडरी प्रोसेसेस होंगी उनमें इन्वॉल्व होंगे, या फिर जो एक ये डीएनए की जो रिपेयर होती है या रिपेयर सिंथेसिस होती है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. So there are three major enzymes that will polymerize a nucleotide into a growing strand of DNA in E. coli. तो उसमें 3 मेजर एंजाइम्स हैं जो कि पॉलीमराइज कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, मतलब पॉलीमराइज कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के ग्रोइंग स्ट्रैंड में. दीज एंजाइम्स आर डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. तो ये एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3. जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो डिस्कवर किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने, हु सब्सिक्वेंटली वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क. और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है. इज़ प्राइमरी यूटिलाइज्ड इन फिलिंग in small DNA segments during replication and repair processes. तो ये जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 इसका प्राइमरीली यूटिलाइजेशन ये है कि ये जो स्मॉल डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में रह जाते हैं उसे ये सिंथेसाइज करते हैं, मतलब बेसिकली इट इज़ एन रिपेयर प्रोसेस. उसके बाद जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव रिपेयर पॉलीमरेज. जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो भी एक अल्टरनेटिव यानी कि एक अल्टरनेटिव की तरह यूज़ हो सकता है सेम रिपेयर प्रोसेस में. इट कैन ऑल्सो रेप्लिकेट डीएनए इफ़ द टेम्पलेट इज़ डैमेज्ड. और जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये डीएनए को तब भी रेप्लिकेट कर देगा जब उसका जो टेम्पलेट है वो डैमेज है. Now we have DNA polymerase 3 is the primary polymerase during normal DNA replication. तो जो प्राइमरी यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज हमारे पास पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है. उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ है, डीएनए पॉलीमरेज 5 है. ये वाई फैमिली के हैं और जो डीएनए पॉलीमरेज वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज है एंड हैव नो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी, सो दे रेप्लिकेट डैमेज डीएनए. सो उसके बाद हमने 3 तक पढ़ लिया. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 3 है. उसके बाद 4 और 5 भी हैं और 4 और 5 के पास एक वाई फैमिली इनको कहते हैं और ये प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते हैं. प्रूफ रीडिंग यानी कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या है. तो ये है हमारा. फिर अब हम देन वी आर टॉकिंग अबाउट इन ई कोलाई. सो इन ई कोलाई पॉलीमरेज 3 जिसको हम हेलो एंजाइम कहते हैं इज़ द मेजर replicative polymerase for both leading and lagging strands. सो इससे पहले भी हमने यही चीज़ देखी थी. तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि बोथ लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड्स के लिए जो पॉलीमरेज 3 है जो कि होलो एंजाइम है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ पॉलीमरेज 3 हेलो एंजाइम इज़ अ ह्यूज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम का. तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये एक ह्यूज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. ह्यूज यानी कि इट्स वेरी ह्यूज, बड़ा है. मल्टी प्रोटीन है यानी कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स को, इस पॉलीमरेज को बनाने के लिए. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक प्रोटीन है. तो दैट कंसिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड. और ये जो मल्टी प्रोटीन्स हैं ये भी 10 तरीके के डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं. और ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं, अल्फ़ा,
एप्सिलॉन, थीटा, टाउ, रो, गामा, जाई, फाई, बीटा, डेल्टा, इस तरीके के हैं. So the hallmark of polymerase 3 are its very high catalytic potency and processivity. तो ये जो पॉलीमरेज 3 है इसका हॉलमार्क ये है कि ये बहुत ज़्यादा वेरी हाई कैटलिस्टिक पोटेंशियल है इसमें, मतलब कि बहुत ज़्यादा कैटलिटिक नेचर का है, ये बहुत जल्दी कैटलाइज करता है. एंड प्रोसेसिविटी. अब प्रोसेसिविटी क्या होता है? प्रोसेसिविटी refers to the ability of an enzyme to catalyze many consecutive reactions. तो प्रोसेसिबिलिटी एक एबिलिटी होती है किसी भी एंजाइम की कि वो बहुत सारी रिएक्शंस को एक साथ क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है विदाउट रिलीजिंग इट्स सबस्ट्रेट, बिना उसके सबस्ट्रेट को रिलीज किए हुए. सो दिस एंजाइम एक्सटेंड्स द डीएनए चेन विद अ हाई प्रोसेसिविटी. तो ये एंजाइम क्या करता है, उस डीएनए चेन को बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिविटी के साथ क्या करता है, एक्सटेंड करता है. एंड विच इज़ more than 500 kb of DNA can be continuously synthesized. जो ये हमको दिया हुआ है इतने kb का DNA क्या होता है, कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो सकता है विदाउट डिसोसिएशन ऑफ पॉलीमरेज फ्रॉम द टेम्पलेट. बिना पॉलीमरेज के उस टेम्पलेट से डिसोसिएट हुए बिना इतना सारा जो DNA है ये कंटिन्यूसली क्या होता है, सिंथेसाइज हो जाता है. एंड हाई कैटालिटिक एफिशिएंसी, और इसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है. द वेलोसिटी ऑफ चेन एलोंगेशन इज़ अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड सेकेंड एट 37 डिग्री सेल्सियस. और जो इसकी वेलोसिटी है इसकी चेन एलोंगेशन की वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है at a temperature of 37 degrees Celsius, and this is in room temperature. So this replication complex is an asymmetrical dimer. तो ये जो पॉलीमरेज थर्ड होता है ये एक ऐसा रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है विच इज़ एसिमेट्रिक इन नेचर, यानी कि इट इज़ इन डाइमर, यानी इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं एंड विच इज़ इन एसिमेट्रिकल. So the catalytic core of DNA polymerase 3 composed of. तो अब ये जो DNA polymerase 3 है इसकी जो कैटालिटिक कोर है उसके जो एंजाइम्स हैं वो मतलब उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो अल्फ़ा, गामा और ईटा सब यूनिट के होते हैं. कंटेन द पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस फॉर प्रूफ रीडिंग. और इसमें क्या होता है, जो पॉलीमरेज होता है उसकी एक्टिविटी की प्रूफ रीडिंग के लिए 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग होती है. तो जो पॉलीमरेज अल्फ़ा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए. न्यूक्लियर पॉलीमरेज बीटा अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड फंक्शंस इन बेस एक्सीशन रिपेयर. तो जो बीटा होता है ये बेस के एक्सीशन रिपेयर में काम करता है. देयर आर मैनी अदर पॉलीमरेजेस दैट वर रिसेंटली आइडेंटिफाइड. बहुत सारे ऐसे पॉलीमरेज हैं जिनको रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है, बट बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ द रिमेनिंग पॉलीमरेज आर अननोन. और इनके बायोलॉजिकल रोल्स हमें पता नहीं है. जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है इज़ अनयूजुअल बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू इनिशिएट अ न्यू स्ट्रैंड. जो अल्फ़ा होता है पॉलीमरेज वो एक अनयूजुअल माना जा रहा है क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो इनिशिएट कर सकता है नया स्ट्रैंड. इट इज़ यूज टू इनिशिएट बोथ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. और ये दोनों तरीके के आइदर इट इज़ लीडिंग और आइदर इट इज़ लैगिंग, दोनों तरीके के क्या स्ट्रैंड्स को इनिशिएट करने में ये यूज़ हो रहा है. अमंग द रेप्लिकेटिव polymerase alpha is unique in possessing a primase activity
और जब हम रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज़ की बात कर रहे हैं तो जो पॉलीमरेज़ अल्फ़ा होता है इसके पास एक यूनिक प्रोसेसिंग होती है कि मतलब ये क्या कर सकता है प्राइमेज़ एक्टिविटी की। The only such activity so far identified in eukaryotic cells and and it is the only such activity जो कि मतलब क्या है कि ये कुछ एक यूनिक है प्राइमेज की एक्टिविटीज़ वो यूनिक है इसमें आइडेंटिफाई हुई है जो यूकैरियोटिक सेल्स में suggesting that polymerase alpha may play a role in the priming of DNA synthesis। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो एक मेजर रोल प्ले करता है डीएनए सिंथेसिस में। हाउएवर डीएनए सिंथेसिस बाय पॉलीमरेज अल्फ़ा lacking the 3' to 5' exonuclease activity is inaccurate and show a low processivity। और हमें ये भी पता चलता है कि जो डीएनए सिंथेसिस पॉलीमरेज अल्फ़ा से हो रही है वो 3' से 5' की जो एक्टिविटी है वो शो नहीं कर रही है। तो इसकी बहुत लो प्रोसेसिविटी है यानी कि बहुत स्लो वर्क करता है ये। सो दीज एंजाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक मेक पॉलीमरेज अल्फ़ा पुअर कंडक्टर कैंडिडेट फॉर द मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज। तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं पॉलीमरेज अल्फ़ा के कि ये क्या है सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, इसकी जो लो प्रोसेसिविटी है इनएक्यूरेट कर रहा है रेप्लिकेशन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये एक पुअर कैंडिडेट है जो मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज के लिए, मतलब इससे नहीं हो रही है वो एंजाइम। So the polymerase alpha binds to the initiation complex at the origin। तो पॉलीमरेज अल्फ़ा का फंक्शन ये होता है कि ये इनिशिएशन के टाइम पे बाइंड होता है ओरिजिन से और सिंथेसाइज करता है शॉर्ट स्ट्रैंड्स को जो कि 10 बेसेस होते हैं आरएनए के, और फिर उसके बाद ये फॉलो होता है 20 to 30 बेसेस ऑफ डीएनए से। Then it is replaced by an enzyme that will extend the chain। उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है उस एंजाइम से जो कि इस चेन को आगे को क्या करे एक्सटेंड करे। और ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड दिस इज डीएनए पॉलीमरेज बीटा। दिस इवेंट इज कॉल्ड पॉलीमरेज स्विचिंग। तो पॉलीमरेज अल्फ़ा ने क्या किया, थोड़ा सा आरएनए का सिंथेसिस किया और उसके बाद पॉलीमरेज बीटा जो है वो आ गया है पिक्चर में, और उसने क्या किया फिर आगे का स्ट्रैंड एक्सटेंड किया। और ये जो इवेंट होता है इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग, यानी कि पॉलीमरेज क्या कर रहा है यहाँ पे स्विच कर रहा है। So DNA polymerase alpha and beta both possess a 3' to 5' exonuclease activities and are able to carry out highly possessive DNA synthesis। तो उसके बाद जो DNA बीटा और एप्सिलॉन है ये दोनों 3' से 5' की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को क्या करते हैं कैरी आउट करते हैं, और ये हाईली प्रोसेसिव नेचर के हैं, यानी कि बहुत जल्दी ज़्यादा अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स को क्या कर रहे हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो डीएनए सिंथेसिस विथ द एड ऑफ अ स्लाइडिंग क्लैंप एंड अ क्लैंप लोडर। तो ये इस प्रोसेस से स्लाइडिंग क्लैंप और अ क्लैंप लोडर की प्रोसेस से सिंथेसाइज हो रहा है। देयरफॉर दीज पॉलीमरेज आर बेटर सूटेड फॉर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। और इसीलिए ये जो बीटा और एप्सिलॉन है ये एक बेटर सूट कर रहे हैं जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है उसकी प्रोसेस के लिए। सो डीएनए बीटा इलोंगेट्स द लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो बीटा होता है वो इलोंगेट करता है लीडिंग स्ट्रैंड को,
और एप्साइलिन जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में क्या है, इन्वॉल्व है। एफिडिकोलिन अ टेट्रासाइक्लिक डाइटेट्रेट पेंटेनॉइड is a potential inhibitor of mammalian nuclear DNA polymerase। तो हमें एक दिया हुआ है एफिडिकोलिन, जिसको हम टेट्रासाइक्लिन डाइटरपिनॉइड कहते हैं। ये जो मैमल्स में जो न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें एक पोटेंट इनहिबिटर की तरीके से यूज़ होता है। इट डज़ नॉट इफेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज को अफेक्ट नहीं करता है। पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। तो अब हमें यहाँ पे एक टेबल दी हुई है उन सभी जीनोम्स की जो कि डीएनए पॉलीमरेज के जो कि इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर मतलब यूकैरियोटिक जीनोम्स में पॉलीमराइजेशन के लिए। तो पहला है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो 4 होती हैं, और ये कोई भी मतलब दोनों ही स्ट्रैंड्स में ये नहीं काम कर रहा है। सो इसकी मतलब ये प्राइमिंग करता है, यानी कि थोड़ा सा 10-20 बेस पेयर के क्या बनाता है, आरएनए बना देता है। आफ्टर दैट वी हैव डीएनए पॉलीमरेज गामा। इसमें 2 सब यूनिट हैं। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम में कर रहा है, और 5 से 3 में नहीं कर रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, या माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको सिंथेसाइज करता है। उसके बाद जो डेल्टा है उसमें 2 या 3 सब यूनिट होती हैं। ये भी सेम 3 प्राइम से 5 प्राइम पे वर्क करता है, और ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। आफ्टर दैट वी हैव डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलिन, जिसमें सिर्फ एक सब यूनिट होती है। ये भी 3 प्राइम से 5 प्राइम में क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, एंड इट रिक्वायर्स फॉर डिटेक्शन ऑफ डैमेज ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन। और इसका काम ही ये होता है कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है हुआ डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे, जीनोम के रेप्लिकेशन के टाइम पे। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो लास्ट है हमारे पास कि उसमें 2 सब यूनिट होती हैं, और इसका भी काम यही होता है कि ये क्या करके रखता है, अटैच करता है कोहेसेंस को। सो दिस इज़ वी हैव कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज। और अब हमारा यहाँ से शुरू होता है इनिशिएशन, जो कि हम ई कोलाई का पढ़ेंगे।